Dear students, welcome back to my channel. This is our second video on YouTube. This video includes the previous year questions asked by CBSE and a quick practice test of the content we have studied in our first video. So let's proceed for the same. Students, firstly we will discuss the previous year's questions. This question was asked in the last re-exam of CBSE conducted in September 2020 for the students who had compartment. So let's begin, students. Our first question is, final goods are those goods which are consumed only by the households. Defend or refute the given statement with the valid argument. ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बच्चों कि जो अंतिम वस्तुएं होती हैं क्या उन्हें सिर्फ घरेलू लोग ही उपभोग कर सकते हैं, क्या सिर्फ उन्हें वही खरीदते हैं हाउस होल्ड्स। तो आप इसके फेवर में हैं या इस चीज़ के अगेंस्ट में हैं, तो आप इसको मानते हैं या इस चीज़ को नकारते हैं, ये आपको आंसर करना है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके क्वेश्चन में हमेशा आपको येस और नो से आंसर बिगिन करना है अपना, बिकॉज ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें 1 मार्क आपका जो है वो येस और नो के लिए है। तो इसका आंसर जाएगा कि नहीं, हम इससे सहमत नहीं हैं। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो फाइनल गुड्स होते हैं उन्हें सिर्फ हाउस होल्ड्स ही नहीं परचेज़ करते, वो सिर्फ हाउस होल्ड्स के द्वारा ही नहीं कंज्यूम किए जाते, बल्कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो भी उन्हें कंज्यूम करते हैं। हमने पढ़ा था ना, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स, फाइनल कंज्यूमर गुड एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड। किसी भी चीज़ को हम देखते हैं कि उसका एंड यूज़र कौन है, ठीक है, उसको किसने ख़रीदा है और किस पर्पज़ के लिए ख़रीदा है, वही डिसाइड करती है कि वो किस टाइप का गुड है। तो फाइनल गुड्स सिर्फ हाउस होल्ड्स ही नहीं परचेज करते बल्कि प्रोड्यूसर्स भी करते हैं। और इसी में और में जो दिया हुआ है बच्चों वो भी वैल्यू एडिशन के बारे में आपसे पूछा है, जो मूल्य वृद्धि होती है। जैसे इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर हम बोलते हैं ना कि वैल्यू ऐड होनी है, इनमें अभी मूल्य वृद्धि होनी है, क्योंकि वो चीज़ पूरी नहीं होती, वो अंतिम वस्तुओं को बनाने में सहायक होती है, तो उन पर हर उसके बाद स्टेज के बाद एक वैल्यू ऐड होती है, ये उससे रिलेटेड है। सो लेट्स प्रोसीड फॉर आवर सेकेंड. So this is our next question, students. This question was asked in the last board exam. क्वेश्चन आप सभी के सामने है और 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अंदर आप देख सकते हैं जो पार्ट ए है वो किसकी डेफिनेशन आपसे पूछी गई है, कैपिटल गुड्स की, पूंजीगत वस्तुएं। वो हम फर्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाकी भी ये जो जितनी भी डेफिनेशंस आपसे पूछी गई हैं, जीडीपी, फ्लो वेरिएबल, इन्हें हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों 6 मार्क्स के अंदर, तो जिसने भी टर्म्स पढ़े होंगे वो इजीली इसको आंसर कर सकता है। बाकी हमारे जो क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे पूछे गए हैं वो आपके सामने है स्क्रीन पर अभी। सबसे पहला देखो, 2013 के अंदर ऑल इंडिया सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इंटरमीडिएट गुड्स के कोई भी 2 उदाहरण आपको बताने हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। 1 मार्क में ये पूछा गया है। सेकंड देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स विद एग्जाम्पल। 2017 के अंदर जितने भी सेट्स थे सबके अंदर ये क्वेश्चन था, अलग अलग फॉर्म में इसको पूछा गया था, लेकिन डिफरेंशिएट ही करना था इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स के बीच में विद एग्जाम्पल। इसकी वेटेज 3 मार्क्स की थी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, व्हाट आर द कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं। हाउ डू दे डिफरेंट फ्रॉम कंजम्पशन गुड्स, और वो उपभोक्ता की जो वस्तुएं होती हैं उनसे कैसे भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये 2018 में पूछा गया है। फिर 4th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिफाइन इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, मध्यवर्ती उपभोग क्या होता है, ये 2020 में पूछा गया है। तो फर्स्ट वीडियो में हम ये सब कवर कर चुके हैं। So let's proceed for our test. स्टूडेंट्स इस टेस्ट में हमारे 15 क्वेश्चंस हैं। आपको अपने स्कोर काउंट करना है और लास्ट में मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपने 15 में से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट आंसर किए, ठीक है। So let's begin with our first question. Question number 1 is, general price level is related to.
सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किससे संबंधित है? माइक्रो से, मैक्रो से या दोनों से ही या फिर किसी से भी नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आप सबने सोच ही लिया होगा अभी तक। इसका करेक्ट आंसर है मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज स्टडीड अंडर डैश इकोनॉमिक्स। रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन डैश अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो बताओ मैक्रो के अंदर किया जाता है या माइक्रो के अंदर किया जाता है? तो बिल्कुल इसका आंसर है आपका ए, मैक्रो। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट किसी एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये पूरी इकोनॉमी को साथ लेकर के पढ़ा जाता है, ठीक है, मैक्रो लेवल पर, समष्टि के स्तर पर, ना कि व्यष्टि स्तर पर। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम अपनी पूरी इकोनॉमी के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है, जितने लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं, किसी एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। निम्न में से क्या समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है? नीचे 3-4 कंसेप्ट दे रखे हैं, आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो है वो मैक्रो से जुड़ा हुआ नहीं है। ए, नेशनल इनकम, बी, पॉवर्टी, सी, डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर एंड डी, एग्रीगेट सप्लाई। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर है डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, एक उपभोक्ता की मांग। बाकी के जो हमारे 3 कंसेप्ट है, नेशनल इनकम, पॉवर्टी और एग्रीगेट सप्लाई, ये तीनों मैक्रो से रिलेटेड हैं। और डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर हम एक इंडिविजुअल की मांग की बात कर रहे हैं, इसीलिए वो माइक्रो के अंदर आएगा। तो our question number 4th is, sewing machine used by a tailor is an example of dash। एक टेलर द्वारा इस्तेमाल की गई सिलाई मशीन डैश वस्तु है? अंतिम, मध्यवर्ती, पूंजीगत या फिर दोनों ए और सी? फाइनल गुड है, इंटरमीडिएट गुड है या कैपिटल गुड है, या ए और सी दोनों ठीक है? इसका आंसर सोचो अब आप। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है डी, बोथ ए एंड सी। क्योंकि एक सिविंग मशीन पूंजीगत वस्तु भी कहलाएगी क्योंकि वो लंबे समय तक चलेगी, है ना। एक बार उसमें पैसा निवेश किया और वो टेलर को बेनिफिट कई सालों तक देती रहेगी। और वो अंतिम वस्तु भी है ना। हमने अंतिम वस्तु के 2 प्रकार पढ़े थे, फाइनल प्रोड्यूसर गुड एंड फाइनल कंज्यूमर गुड। यहाँ पर अंतिम वस्तु को खरीदने वाला एक उपभोक्ता नहीं, एक उत्पादक करता है, एक प्रोड्यूसर है, इसीलिए यहाँ पर वो फाइनल गुड भी कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुकी है सिलाई मशीन और उसमें कोई वैल्यू ऐड भी नहीं होनी है। क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फाइनल गुड। अंतिम वस्तु के संदर्भ में आपको इनमें से सही कथन चुनना है। ए ऑप्शन है, दीज आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है इन्हें। सेकेंड, वैल्यू इज एडेड इन दैम, इनमें मूल्य वृद्धि की जाती है, यानी इनमें अभी मूल्य वृद्धि की जानी है। सी कहता है, दीज आर इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना में इनको शामिल किया जाता है। डी कहता है, इनसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, कि ये उत्पादन सीमा रेखा के अंदर रहते हैं। तो यहाँ से आपको करेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी है, यानी कि 3 स्टेटमेंट रॉन्ग है और एक ठीक है, आपको ठीक वाली पहचाननी है। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, दीज आर इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम इन्हें शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द सेम गुड कांट बी फाइनल और इंटरमीडिएट।
एक ही वस्तु अंतिम और मध्यवर्ती दोनों नहीं हो सकती। क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है? आइडेंटिफाई करो। तो इसका आंसर है फॉल्स, असत्य, क्योंकि सेम गुड फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स यूज़। उसका इस्तेमाल ये बताता है कि वो अंतिम वस्तु के रूप में प्रयोग हुआ है या मध्यवर्ती के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिल्क टेकन बाय यू इन ब्रेकफास्ट इज अ डैश गुड एंड द मिल्क यूज्ड बाय अ बेकरी फॉर बेकिंग केक इज अ डैश गुड। नाश्ते में जो आपने दूध का उपभोग किया था वो एक डैश वस्तु है और एक बेकरी द्वारा केक बनाने में इस्तेमाल किया गया दूध डैश वस्तु है। 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है, ए बी सी डी। जल्दी से अपना आंसर सोच लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी, फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड। द मिल्क टेकन बाय यू इन ब्रेकफास्ट इज अ फाइनल गुड एंड द मिल्क यूज्ड बाय अ बेकर इन अ बेकरी इज एन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन्स डैश द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा के डैश रहती हैं। आपको बताना है इनसाइड रहती हैं या आउटसाइड रहती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन्स इनसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर अभी चेंजेस होने हैं, वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है, इसीलिए वो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। क्या सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं हैं? यस और नो में आपको आंसर करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है यस, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि पूंजीगत वस्तुएं कौन परचेज करता है? एक प्रोड्यूसर ही परचेज करता है। ठीक है, वही पैसा निवेश करेगा पूंजीगत वस्तुओं के अंदर, इसीलिए इसका आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स इज नोन एज डैश। पूंजीगत वस्तुओं पर किए गए व्यय को डैश व्यय कहा जाता है। उत्पादन, उपभोग या फिर निवेश, प्रोडक्शन, कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स सी, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं में पैसे को निवेश किया जाता है ताकि उससे फिर रिटर्न्स मिल सके हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू कैपिटल गुड। निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तुओं के संदर्भ में सही नहीं है? आपको रॉन्ग स्टेटमेंट जो है यहाँ से फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन ए इज दे सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स डायरेक्टली, कि वो डायरेक्टली ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। बी, दीज आर यूज्ड इन प्रोडक्शन, उत्पादन के में प्रयोग की जाती है। सी, दीज आर ऑफ ड्यूरेबल नेचर, ये वस्तुएं लंबे समय तक इस्तेमाल होती हैं। डी, ग्रोथ ऑफ जीडीपी डिपेंड्स ऑन देयर प्रोडक्शन, यह जीडीपी वृद्धि का आधार है। तो इसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो अब आप लोग फाइंड आउट करें। इसका आंसर है ए। जो ए स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करते कैपिटल गुड्स। ठीक है, जो ह्यूमन नीड्स के, हम जैसे जो घरेलू लोग होते हैं, हाउस होल्ड्स, उनकी जो नीड्स के गुड्स होते हैं उनको बनाने के लिए कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन में यूज़ होता है, ड्यूरेबल नेचर के होते हैं और जीडीपी की ग्रोथ में भी इनकी जो है भागीदारी होती है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेट्रोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश गुड। पेट्रोल एक डैश वस्तु का उदाहरण है, पूंजीगत, अर्ध टिकाऊ, गैर टिकाऊ या फिर अभौतिक।
आपको फाइंड आउट करना है क्या वो एक कैपिटल गुड है या एक सेमी ड्यूरेबल या एक नॉन ड्यूरेबल या एक नॉन मटेरियल गुड। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है नॉन ड्यूरेबल, गैर टिकाऊ। क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स। क्या सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं होती हैं? यस और नो में इसका आंसर कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों नो, सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती, क्योंकि उत्पादक वस्तुओं के अंदर सिर्फ कैपिटल गुड्स नहीं इंटरमीडिएट गुड्स भी शामिल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंगल एक्ट कंजम्पशन इज रिलेटेड टू। एकल उपयोग वस्तुएं निम्न में से कौन सी हैं? एकल उपयोग जो है वो किसका फीचर है इसमें से, ड्यूरेबल का, नॉन ड्यूरेबल का या सेमी ड्यूरेबल का? इसका आंसर फाइंड आउट। इसका आंसर है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, जिन्हें हम एक बार में कंज्यूम कर कर ख़त्म कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हो गई, तो वो सब नॉन ड्यूरेबल। Our last question for today's video is question number 15th. A thresher machine purchased by a farmer is known as। किसान द्वारा खरीदी गई थ्रेशर मशीन क्या कहलाएगी? फाइनल कंज्यूमर गुड या फिर फाइनल प्रोड्यूसर गुड, अंतिम उपभोक्ता वस्तु या अंतिम उत्पाद? इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, फाइनल प्रोड्यूसर गुड, क्योंकि यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो फार्मर है उसने मशीन को परचेज किया है, ठीक है, प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए। तो इसका आंसर है आपका अंतिम उत्पादक वस्तुएं। आज के अपने 15 क्वेश्चंस ओवर होते हैं। आई होप आप सभी ने अपने मार्क्स काउंट किए होंगे और जिसने भी फर्स्ट वीडियो देखी होगी वो उसने इजीली ये सारे क्वेश्चंस जो हैं समझ लिए होंगे, इनका आंसर उसे पता होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपके क्वेश्चंस कितने ठीक थे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रही है, उसके अंदर हम स्टॉक एंड फ्लो पढ़ेंगे। स्टॉक एंड फ्लो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी पढ़ेंगे। और बच्चों फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिफरेंस भी बार बार पूछा गया है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। दोनों वीडियोस अच्छे से देखना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो see you all in the next video. Thank you so much everyone.